हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। आज एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है और जैसा आपने देखा अपने वीडियो का टाइटल पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है अपनी कनाडा में फ़र्स्ट गड्डी या कार कैसे ली, क्या ली, क्यों ली, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड जैसे आपने टाइटल पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि हाँ, हमने कनाडा में हमारी फ़र्स्ट कार जो है वो ले ली है एंड अभी हम जा रहे हैं। तो रथ यात्रा पे ली थी बेसिकली। एंड यहाँ पे क्या होता है ना कि कोई भी फेस्टिवल होता तो उस दिन पे उसका सेलिब्रेशन नहीं होता, बट उसके कमिंग वीकेंड यानी कि संडे जब सबको छुट्टी होती है तब यहाँ पे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रथ यात्रा का माहौल देख रहे हैं हमारे हिंदू टेम्पल में। और ये कार कहाँ से ली, कैसे ली, कितने में पड़ी, क्या डील चल रही थी, या फिर कैसे ढूंढ सकते हो आप आगे कार अगर आपको लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो सारी डिटेल्स जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। एंड फिलहाल अभी हम चल रहे हैं हिंदू टेम्पल। चलिए आप भी हमारे साथ, आपको भी दिखाता हूँ मैं हिंदू टेम्पल। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ये है यहाँ का हिंदू टेम्पल एंड हिंदू टेम्पल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही मंदिर में ये लोगों ने सारे गॉड के स्टैचूज़ को एक साथ रखा हुआ है। श्री जगन्नाथाय नमः, भद्रभद्राय नमः। हरे राम 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 हरे हरे। जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय बलदेवा जय सुभद्रा। और दोस्तों रथ यात्रा की सारी विधि अच्छे से समाप्त हो गई है और अभी हम निकल रहे हैं वापस घर जाने को। एंड बस यही होती है यहाँ कनाडा में फेस्टिवल सेलिब्रेशन की सारी प्रोसेस। जैसा कि आपने देखा, इससे पहले हमने स्कारबोरो में सेलिब्रेट की थी अपनी होली एंड उसके बाद आज हमने सेलिब्रेट किया रथ यात्रा। अब आगे के सारे फेस्टिवल्स, जन्माष्टमी है, गुरु पूर्णिमा, ये सारे आएंगे मंदिर में। सब कम्युनिटी एक डे डिसाइड करके उस टाइम पे साथ में मिलती है एंड वी ऑल जस्ट गेट टुगेदर एंड हैव जस्ट सम गुड टाइम टुगेदर, राइट। तो अब कंटिन्यू करते हैं हमारा कार का ब्लॉग एंड चलिए आपको शांति से आराम से बैठ के समझाता हूँ सारी चीज़ के कार लेते वक्त कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या प्रोसीजर होती है यहाँ पे कार लेने के बाद ओनरशिप ट्रांसफ़र की, एंड इंश्योरेंस का क्या सीन है, जैसे कि इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, या फिर जो भी सारी डिटेल्स है इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। सो सारी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, ये अभी हम लोग आ गए हैं लेक साइड पार्क। ये है किंग्सविल में एंड किंग्सविल होता है 34 से 35 किलोमीटर्स अपने विंडसर से। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लेक साइड पार्क कैसा है एंड इसी के साथ कहीं पे अच्छी जगह ढूंढ के हम आपसे बात करते हैं कि हमारी गाड़ी का क्या सीन है। देखो दोस्तों, इतनी प्यारी जगह है। वॉकिंग ट्रेल्स, बीच। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने कौन सी कार ली है यहाँ पे। तो मेरी कार का मॉडल है निसान रोग और ये 2009 का मेक है एंड बेसिकली ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है। अब कॉम्पैक्ट एसयूवी क्यों ली है, क्या डील पड़ी है मेरे को, ये सब मैं बात कर रहा हूँ आपसे।
कार लेना कनाडा में काफ़ी इजी है, लेकिन अच्छी कार लेना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि कुछ भी डिफेक्ट हो और वो चीज़ हमको सेलर नहीं बताएगा, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम जहाँ कहीं से भी कार देख रहे हैं पूरी जांच करके ले। और ऐसा हो तो अगर कोई मैकेनिक आपका पहचान में या फिर कोई मैकेनिक हो तो उसको एक बार इंस्पेक्ट करवा के अपनी कार ले। तो बेसिकली मैंने जो कार ली है वो फेसबुक मार्केट प्लेस से ली है, हैंड टू हैंड डायरेक्ट पर्सन से ली है। शायद अगर आपको पता हो तो कनाडा में अभी जो है कार की प्राइसेस काफ़ी हाई हो चुकी है, क्योंकि जो डिमांड है वो बढ़ रही है एंड प्रोडक्शन उतनी हो नहीं रही है यहाँ पे। तो प्रीमियम कार्स जैसे कि होंडा हो गई, टोयोटा हो गई और वोक्सवैगन हो गई, ये इनकी प्राइसेस मार्केट में इतनी हाई हो चुकी है अभी कि एज ए स्टूडेंट लाइफ वी हैव टू रियली थिंक अबाउट द बजट एंड फाइनेंसेस। तो अब हम बात करते हैं कि मेरी कार जो है निसान रोग। हमने काफ़ी जगह पे कार्स देखी और हर जगह देखने के बाद या तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। कई जगह पे क्या हो रहा था कि या तो एक्सीडेंटल कार मिल रही थी जो रीवेल्डेड होती है, जिसकी चेसेस थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आप कार ले रहे हो तो एक्सीडेंटल कार ना ले। बाकी कार लेते वक्त मेजर चीज़ का ध्यान रखना होता है वो है कितने किलोमीटर्स चली है, उसका इंजन कितने किलोमीटर्स तक चल सकता है। एंड दूसरी होती है एक माइलेज, एंड तीसरी होती है जो मेन चीज़ है कि उसकी कॉस्ट। अगर मैं मेरी कार की बात करूँ तो ओनरशिप ट्रांसफ़र, सेफ्टी सर्टिफिकेट, कारफैक्स और 2-3 चीज़ें जो भी ऊपर नीचे करवाने की थी, ये सारा कुछ मिल मिला के 6-6.5 हज़ार के बीच में हुआ है। क्योंकि ये 2009 का मॉडल है, मुझे थोड़े से चीपर प्राइस में मिली है, बट ये चीप नहीं है। आज से अगर मैं 1.5 साल पहले की बात करूँ तो यही कार की प्राइस रफली 3-3.5 या 4 हज़ार के अंदर मिल जाती, यही सेम मॉडल, यही सेम कार। बट अभी क्योंकि डिमांड बढ़ गई है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, बट इट्स ओके, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम देख लेंगे आगे चलते चलते। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये चीज़ सुनने में नया लगा होगा कि कार सेफ्टी रिपोर्ट क्या होती है, कार फैक्स रिपोर्ट क्या होती है। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी आप कोई भी ओनर के पास से जाते हो कार लेने या फिर कोई भी डीलर के पास जाते हो तो 2 चीज़ बेसिकली आपको ध्यान रखनी होती है। एक होता है कार का सेफ्टी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट और एक होता है कारफैक्स रिपोर्ट। कारफैक्स रिपोर्ट बेसिकली एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें आपको कितने ओनर्स ट्रांसफ़र हुए ये पता चल जाएगा, कितने किलोमीटर्स पे क्या ओनरशिप, कहाँ किसने क्या ट्रांसफ़र किया, ये सारी चीज़ें आपको कारफैक्स रिपोर्ट से पता चल जाएगी। तो कार सेफ्टी सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, बेसिकली ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो प्रूफ करता है कि आपकी कार रास्ते पे चलने लायक है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट अगर जैसा कि अगर मैं कहूँ कि आपके टायर्स है वो 70% वेयर हो चुके हैं, तो अगर जो मैकेनिक होगा वो बोलेगा कि आपको ये चेंज करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही सेफ्टी पास होगी। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ब्रेक्स आ जाती है या फिर कूलेंट गिन लो या फिर लाइक अंदर सेफ्टी जो भी मेजर्स होते हैं, एयर बैग लाइट हो गई, पार्किंग लाइट हो गई, ब्रेक लाइट हो गई, ये सारी चीज़ें इंस्पेक्ट होने के बाद जो मैकेनिक है आपको एक सेफ्टी सर्टिफिकेट बना के देगा। अगर वो सेफ्टी सर्टिफिकेट पास नहीं हो रही है तो फिर जो भी खर्चा है वो आपको एडिशनल करवाना पड़ेगा, क्योंकि सेफ्टी के बिना आपकी कार आप रोड पे नहीं चला सकते। हालांकि मैंने चलाई है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना वो आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र के बाद एक टेम्पररी नंबर प्लेट देती है। अगर आपकी सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं हुई है तो वो टेम्पररी नंबर प्लेट 10 दिन तक चलती है। उस 10 दिन के अंदर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी करा के अपना जो टेम्पररी स्टिकर है वो हटा देना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई ओनरशिप ट्रांसफ़र की। ओनरशिप ट्रांसफ़र काफ़ी इजी है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं होता। एक रिसीट जैसी आती है जिसमें पुराने ओनर का नाम होता है, वो लेके आपको जाना है, उसके साथ कारफैक्स रिपोर्ट देनी है, उसके साथ सेफ्टी सर्टिफिकेट देना है, उसके साथ आपका इंश्योरेंस देना है। हाँ, इंश्योरेंस पहले कराना होता है, उसके बाद आप कार ले सकते हो यहाँ कनाडा में। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओ और ओनरशिप आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ओनरशिप ट्रांसफ़र की प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। अब अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत सारी बैंक्स देती है, बहुत सारी इंडिविजुअल कंपनीज देती है। इंश्योरेंस देखते वक्त आपको 2-3 फैक्टर होते हैं जो ध्यान में रखने होते हैं। एक होता है कि वो पोटेंशियल डैमेज कवर कितना कर रही है, एंड दूसरा होता है कि आपको ऑब्वियसली वो कितने में पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर महीने अपना इंडिविजुअल इंश्योरेंस पेमेंट देना होता है। जैसे इंडिया में होता है कि अपने पूरा 1 साल का इंश्योरेंस भरते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको हर महीने अपना इंश्योरेंस पे करना होता है, राइट। सो ये हो गई इंश्योरेंस की बात। एंड तो जब हमने कार देखना स्टार्ट किया, हम काफ़ी डीलर्स के पास गए, हमने बहुत सारी कार्स देखी है, उनकी टेस्ट ड्राइव ली है, उसके बाद ही हमने ये फाइनल किया है। तो यही कुछ सीन है यहाँ पे कार का, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि डिमांड बढ़ रही है तो कार की प्राइस डेफिनेटली हाई हो चुकी है। एंड अब पता नहीं आगे वेयर इज़ द लिमिट के कौन से प्राइस तक जाके ये छुएगी।
क्योंकि सेकेंड हैंड कार्स भी बहुत महंगी मिल रही है यहाँ पे। तो ये बात हो गई कार कैसे लेनी है एंड क्या स्टेप्स है, क्या ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन अब जो मेन क्वेश्चन है कि क्या कार स्टूडेंट लाइफ में लेनी चाहिए या नहीं, अब ये क्वेश्चन हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत अलग होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें भी वेरी करते हैं। एक होता है कि आप कार किस पर्पस के लिए ले रहे हो, क्या वो आपकी लायबिलिटी है या फिर वो आपका एसेट है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट लाइफ में कार लेने के बारे में, तो मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि जो भी जॉब्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसका पूरा एक अलग से वीडियो आ जाएगा आपको। पार्ट टाइम जॉब्स जो मैं अभी कर रहा हूँ और कैसे मिली, क्या है, पूरा रेज्यूमे कैसे बनाना है, उसका मैं एक अलग से वीडियो डाल रहा हूँ। तो वो जो जॉब्स हम यहाँ पे करते हैं एज ए स्टूडेंट लाइफ, उसकी सेविंग्स से या फिर GIC से या फिर कैसे भी करके हम जो कार ले रहे हैं, वो काफ़ी बड़े अमाउंट की वैल्यू होती है। स्टूडेंट लाइफ में आई वुड से कि ये एक कम्प्लीटली इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि जैसे कि मेरा है कि मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट अपने घर से मिल गया है, तो मैंने ये रिस्क लिया है। एंड ऐसे ही हर एक इंडिविजुअल का थोड़ा सा अलग होगा। आई वुड से कि अगर आपको थोड़े से कम प्राइस में ऐसी अच्छी कार मिल रही है, देन डेफिनेटली इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि कार लेने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो यहाँ की बस कम्यूनिटी सिस्टम जो है वो विंडसर, स्पेसिफिक मैं विंडसर की बात करूँ तो वो काफ़ी डीलेड प्रोसेस है। आधे घंटे बाद एक बस आती है एंड दैट इज़ हाउ इट वर्क्स इन विंडसर। तो विंडसर में कम्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल है कंपेयर टू जहाँ पे मैं पहले रहता था, स्कारबोरो। एंड वो एक फैक्टर था मेरा कार लेने का। दूसरा फैक्टर ये था कि कार लेने से ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है खुल जाती है। जैसे कि आपके पास अगर सिक्योरिटी का लाइसेंस हो तो सिक्योरिटी प्लस कार इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू गेट अ जॉब इन हियर। फिर आप पिज़्ज़ा डिलीवरी जॉब्स कर सकते हो, फिर आप ऊबर लगा सकते हो, स्किप लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें मेरे को अभी एनालाइज़ करनी, यानी मेरे को खुद को एक्सपीरियंस करना बाकी है। तो जैसे जैसे मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस करूँगा, ये एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बट हाँ, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे। एंड जो आपको पार्ट टाइम जॉब के अलावा एक थोड़ी सी एडिशनल इनकम जनरेट करके ला सकती है, राइट। हाँ, डेफिनेटली आपको आपका टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ में, बट एज इट सेज कि जिस भी चीज़ में आप अपना टाइम दोगे यू विल गेट सम फ्रूटफुल रिजल्ट। या तो आपको लेसन मिलेगा या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स, राइट। सो यही चीज़ है, सीधा सीधा हिसाब है। एक मेजर जो मैं अगर बेनिफिट की बात करूँ कार लेने से, तो वो ये है कि आपका जो नेटवर्किंग है, जो कनाडा में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि हम घर में रहते हैं, इतने लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट जब हम कार लेते हैं तो फिर हम हमारी कम्युनिटी में जा सकते हैं, टेंपल जा सकते हैं, कोई भी इवेंट हो रहा है वहाँ जा सकते हैं। वहाँ जाके हम उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस या फिर उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करके एक बॉन्डिंग बना सकते हैं, एक नेटवर्क बना सकते हैं, राइट। ये चीज़ काफ़ी ईजी हो जाती है अगर आपके पास एक पर्सनल व्हीकल हो तो। नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा कि अगर व्हीकल नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते। काफ़ी लोग हैं, हम खुद एज ए स्टूडेंट अभी तक यही करते आ रहे थे। ये तो अभी हमने कार ली है। सो ये चीज़ है जो कम्प्लीटली मेरा पर्सपेक्टिव है कि नहीं, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ गई है, नेटवर्किंग थोड़ा सा बढ़ गया है अपना। दैट्स इट। बाकी गाड़ी है तो थोड़े से खर्चे बढ़ जाएंगे आपके। इंश्योरेंस एक एडिशनल एक्सपेंस हो गया। फिर डेफिनेटली वो एक मशीन है तो रेगुलर उसका मेंटेनेंस या फिर सर्विस कॉस्ट है, वो सारा कुछ आपको करवाना पड़ेगा। बट इवेंचुअली अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं मेरी बात करूँ तो हाँ, कार लेना अच्छी बात है अगर आपको सही डील मिल रही है तो। एंड और खर्चे की बात करूँ तो घूमना फिरना थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे अभी हम आ गए यहाँ पे, लेक साइड पार्क है, ये काफ़ी प्यारी जगह। मैं आपको व्लॉग के अंत में यहाँ की भी थोड़ी सी झलक दिखा दूँगा। एंड ऐसी एक नहीं, बहुत सारी प्यारी प्यारी जगह यार विंडसर के आसपास में और पूरे कनाडा में। एंड जैसा आप देख रहे हो अभी समर स्टार्ट हो गया है, तो विंटर में हम इतना नहीं घूम सकते, लेकिन समर में सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाइकिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, ट्रेल्स हो गए, ये सारा। फिर दूसरी जगह बीच हो गई जो यहाँ पे है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। हाँ, समर की बात हो गई। तो विंटर की बात करो तो विंटर में कार डेफिनेटली थोड़ी सी नेसेसिटी हो जाती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विंटर में जो बस कम्यूट है वो थोड़ी सी डिलेड है, तो ठंड में बाहर खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मोमेंट पे हमको लगता है कि अगर हमारे पास कार होती तो यार अंदर बैठते आराम से हीटर ऑन कर देते, बट दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड दैट्स इट। कार आने के ये सारे फ़ायदे भी है, और जैसा मैंने कहा थोड़ा सा आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा सा गैर फ़ायदा भी है। बट या, इफ़ यू आर गेटिंग दिस व्यूज़ at this cost, you can have that। तो दोस्तों यही है मेरी कार लेने की स्टोरी एंड प्रोसेस पूरी जो भी है मैंने आपको समझा दी है। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो कि एज अ स्टूडेंट, जब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के यहाँ पढ़ने आते हैं
उस जर्नी में हमको कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मिल सके, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको शेयर कर रहा हूँ। सो आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दो। बाकी दोस्तों यही एक गुड न्यूज़ थी जो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी कि हमारी कनाडा में यहाँ फर्स्ट कार हमने ले ली है। तो यार दैट्स इट गाइस, कार लेते वक्त यही सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक, जैसा मैंने कहा कि कारफैक्स रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा है कि सेफ्टी सर्टिफिकेट में आपको कार में कितना एडिशनल खर्चा करवाने की ज़रूरत है इसके बारे में पता चल जाएगा। फिर दूसरा होता है कि आपको कार लेने से पहले उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, तो वो काफ़ी सारी बैंक्स है। और यार ओनरशिप ट्रांसफ़र के लिए आप कोई भी अपने नज़दीकी सर्विस ओंटारियो चले जाना, वहाँ पे वो लोग ओनरशिप ट्रांसफ़र की एक थोड़ी सी फ़ीस लेते हैं एंड ज़्यादा कुछ है नहीं। वो कारफैक्स रिपोर्ट समथिंग $90 है, ओनरशिप ट्रांसफ़र का कुछ $20 है एंड बाकी आपने जो वैल्यू होगी अपनी कार की उस पर टैक्स लगेगा। यही सब गिन गिना के कुछ हिसाब बनता है। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडेज़ वीडियो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस ब्लॉग को यही पे एंड। तो दिखाता हूँ मैं अभी आपको लेक साइड पार्क के कुछ नज़ारे साथ में और करते हैं इस ब्लॉग को एंड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको पता है, वहाँ पे जाके मेरे को DM कर दो। एंड दैट्स इट गाइस, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। यह लेक साइड पीस गार्डन काफ़ी प्यारा सा गार्डन है यार। समर में ये सारी चीज़ें कनाडा में बहुत अच्छी लगती है, विंटर में यही सारी चीज़ें बर्फ़ से ढक जाती है। और हमारे घर के पास वाले बेसबॉल ग्राउंड में आज बेसबॉल की मैच थी। मिसिसागा वर्सेस ओशा। तो हम लोग ऐसे ही देखने और सीखने आ गए। कुछ समझ आ रहा है कैसे खेलते हैं बेसबॉल? आपको आ रहा है कैसे खेलते हैं बेसबॉल? वो बॉल फेंकने का, बैट मारने का और दौड़ने का। कैच हो ना हो पता नहीं। वो आधा क्रिकेट है अपना।